आज मेरी सहेली रेशमा की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। बचपन में तो हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही जवानी की दहलीज में कदम रखते ही हमें ऐसा सिखाया गया कि हम अब साथ में नहीं रह सकते। मगर मना करने के बावजूद हमारी दोस्ती में कोई असर नहीं हुआ। हम तकरीबन रोज मिला करती थी और अब तो जब से उसकी शादी का हंगामा शुरू हुआ था, मुझे तो घर में चैन ही नहीं आता था। आज मैं बड़ी चाव से तैयार हुई थी और सवेरे ही रेशमा के घर पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि माँ भी अभी मेरे पीछे आ चुकी थी और उसके हाथ में अपना देसी घी का डब्बा था, जो वह हर शादी में ले जाया करती थी और दुल्हन की नाक में देसी घी डाल देती और फिर तुरंत ही होने वाली सास के कान में ना जाने क्या कहती कि वह खुशी से उसको भर भर कर नोट देती थी। माँ को आता देखकर ना जाने क्यों रेशमा बहुत घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रेशमा अभी वह तैयार नहीं हुई थी। रेशमा, आप इतना परेशान क्यों हो गई हो? मैं उसका हाथ थाम कर पूछा तो उसने चौंक कर मुझे देखा और तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और अचानक बोली, देख सोनिया, तो ऐसा कर कि कुछ देर के लिए यह घूंघट ओढ़ ले और यहाँ मेरी जगह बैठ जा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। ये क्या तू कह रही है पागल? मैं तेरी जगह क्यों बैठी? और तू जा कहाँ रही है? मेरे पूछने पर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर रखा। देख, तू बहन है ना मेरी। मुझे बहुत ज़रूरी काम है जो मैं किसी को भी नहीं बता सकती। तू बस यहाँ बैठ जा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वह जल्दी जल्दी बोल रही थी और साथ में उसने अपना जोड़ा भी मुझे पहनाना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। नहीं रेशमा, तो इस तरह बिना किसी को बताए कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर वो जबरदस्ती मुझे घूंघट उड़ाकर वहां से चले गया और मैं बस देखती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। आज से पहले कभी ऐसी हरकत ना की थी। मैं हैरान परेशान बैठी रही, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई, क्योंकि वहां मेरी माँ आ गई थी और उसके साथ रेशमा की सास भी आ रही थी। अगर मेरी माँ को पता चल जाता तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगी। वो दोनों बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी, जबकि मेरी तो जान पर बनी थी। माँ ने मेरे करीब बैठकर हल्के से कहा, रेशमा बेटा, सीधा लेट जाओ। बात सुनकर मैं थर-थर कांपने लगी। मजबूरन मैं लेट गई। मेरी माँ ने मेरे नाक में देसी घी डालना शुरू किया और साथ में मालिश भी करने लगी। उनका हाथ बहुत सख्त था, जैसे वो कोई चेक कर रही हो और मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने तो मुश्किल से अपनी सिसकी रोकी। कुछ मिनट बाद माँ ने मुझे छोड़ दिया और तब जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने चादर की आड़ से देखा। मुझे हैरत हुई। माँ रेशमा की सास को कुछ कहती जा रही थी और वह खुश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माँ के हाथों कुछ रकम दी और वहां से निकल गई। अब मेरी जान में जान आई थी। मेरा पेट दुख रहा था। हम माँ इतनी जोर से मालिश की थी कि मुझे रेशमा पर गुस्सा आने लगा था। खुद मुझे मुसीबत में फंसाकर ना जाने कहाँ चली गई थी। मैं इसी सोचों में गुम थी कि अचानक रेशमा आ गई। मैं जल्दी से चादर उतारी और उसे बहुत बुरा भला कहा, जिसके बदले में वह हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। फिर उसने बताया कि यही देसी घी वाला बात से डरकर भागी थी उसकी बात। पर मैं हैरान होकर देखने लगी और कहा, बस यार, ऐसी ही मेरी मौसी की बेटी ने बताया था, इससे बहुत तकलीफ होती है। तेरी माँ ने बहुत जोर से दबाकर उसकी मालिश की, इसलिए मैं तुझे बैठा कर चली गई थी। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती उसकी बात पर मैं नाराज हो गई। वह मुझे मारने लगी। फिर वह तैयार होने लगी। इसी तरह पता ही नहीं चला वक्त का और वो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मैं खूब रोई उसके जाने पर। रात के तकरीबन 10 बजे मैं घर वापस आई। मैं बहुत थक चुकी थी। फिर अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं सामने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ मेरी माँ खड़ी थी। वह हैरत से मुझे देख रही थी। अचानक से उसने मुझसे कहा, सोनिया, यह तूने क्या किया? मैं घबरा कर अपने पेट की तरफ देखा तो मेरी चीखें निकल गई। मेरी माँ काफ़ी मशहूर थी। जहाँ भी जाती वहाँ लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और हर जगह उसका चलता था। उसकी खासियत थी कि जब भी किसी की शादी में जाती अपने साथ देसी घी का डब्बा जरूर ले जाया करती थी और वह दुल्हन के नाक में डालकर कुछ कुछ कहती और कुछ देर बाद दुल्हन की सास के कान में कुछ कहती। ना जाने वह ऐसा क्या बोलती कि वो लोग बहुत खुश होकर माँ को बहुत अच्छी खासी लगन देते और तोहफा भी दिया करते थे। मैं हर वक्त यह सोचा करती थी कि मेरी माँ आखिर वह ऐसा क्यों करती है और इसका मकसद क्या था। मगर मुझे यह बात
कभी समझ नहीं आई। जैसे मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे मेरी माँ के राज जानने की इच्छा बढ़ती गई। लेकिन जब मैं इस बारे में पूछती तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखती थी। उसका देखना मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वह बहुत सख्त मिजाज की थी। वो हर वक्त पान चबाती रहती थी। वह काफ़ी मिलनसार थी, लेकिन अगर किसी से अनबन हो जाती तो अगले बंदे की खैर नहीं होती। वह कभी भी किसी भी हालत में माफ़ करने को तैयार नहीं होती थी, चाहे उनकी बेटी ही क्यों ना हो। मैं उनकी आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक माँ ही तो मेरी सहारा थी। मेरे बाबा ने तो हमें कई साल पहले छोड़ दिया था और दूसरी पत्नी से शादी कर ली थी। मेरे बाबूजी बहुत अच्छी जॉब पर थे। उनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे, जबकि मैं यहाँ एक सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे पास अच्छा खाने को होता ना अच्छा पहनने को होता। फिर अचानक जैसे माँ के हाथ अलादीन का चिराग लग गया हो और उन्होंने देसी घी का नाक में लगाने वाला काम शुरू कर दिया। तो वह बहुत सी औरतें हमारे घर भी आया करती थी। अपनी दुल्हनों को लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े घर की औरतें आया करती थी और माँ को ले जाया करती थी, और बदले में उनका गाड़ी भर भर के तोहफे पैसे देती थी। मेरी माँ वो सामान मेरे दहेज के लिए रख दिया करती थी। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। अच्छा खाना अच्छा पहनना नसीब हुआ था। मेरी माँ तो अब घर से कम ही नजर आया करती थी, और मैं अब भी इसी ताक में थी कि कैसे भी करके मेरी माँ का राज जान सकूं। और इन्हीं दिनों अचानक से रेशमा की शादी का शोर उठा, तो मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो रही थी। उन्हीं दिनों मैंने मेरी माँ को एक गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। मैंने देखा रोज एक कार हमारे घर के पास रुकती और मेरी माँ अपना नकाब पहनकर उस कार में बैठ जाती। जाने क्या बात थी, अब तक तो मैं इस तरह माँ को कभी एक ही बंदे के काम से रोज जाते नहीं देखा था। उनका तो बस यही काम होता था कि दुल्हन की नाक में देसी घी डालकर वापस आ जाती थी। मगर इस बार ऐसा क्या था कि वह पूरा दिन बाहर रहने लगी थी। मुझे कहती कि जब तक मैं घर से बाहर रहूं तुम रेशमा के घर में रहना, और यह बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। शादी की तैयारी में उसके साथ रहती, लेकिन मुझे माँ का दिन भर बाहर रहना भी बहुत बुरा लगता था। अक्सर वही कार माँ को छोड़ने आया करती थी। माँ वापसी पर एक डब्बा लाया करती थी, जिसे वह आते ही अपने संदूक में छुपाकर रख देती और उसमें ताला लगाकर सुकून से बैठकर अपना नकाब उतारा करती थी, और संदूक के तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहती कि खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी से बात की तो। मगर माँ, इसमें ऐसा क्या है? मैंने जी खड़ा करके पूछ लिया। मेरे सवाल पर उन्होंने खूंखार नजरों से मुझे देखा। मुझे बोला, ना इसे बारे में तू एक शब्द नहीं बोलेगी। मेरी तो रूह कांप गई और मैं वहां से भाग गई। लेकिन मुझे अब तक समझ ना आई थी, माँ परेशान थी या किसी काम के सिलसिले में ऐसे हो गई थी। हमेशा जल्दी में रहा करती थी, अब उनका घर का कोई होश ना था। खैर, मैं भी रेशमा की शादी के सिलसिले में व्यस्त थी, लेकिन उसकी शादी के दिन जो कुछ भी हुआ वह विश्वास करने लायक नहीं था। मेरी माँ का रेशमा समझकर मुझे वह घी नाक में डालना, और फिर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह सब क्या था? एक सोची समझी साजिश थी या फिर इत्तेफाक? मगर इस सब का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। मेरा पेट फूलता जा रहा था, जहाँ लाल रंग के बड़े बड़े फोड़े बनते जा रहे थे। मैंने माँ को दर्द से पुकारा, मगर माँ तो जैसे सकते में आ गई थी। ना वह कुछ बोल रही थी और न सुन रही थी। माँ, माँ, मैं और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जाकर वह होश में आई और कांपते हाथों से मेरा माथा छुआ। सोनिया, यह तुमने क्या कर दिया मेरी बच्ची? उनके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो। मैंने उनका हाथ जोर से जकड़ लिया। फिर और मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कब से बेहोश थी। मेरे दोनों बाजू में ट्रिप लगी हुई थी, और जैसे ही मैं उठने की कोशिश की मेरे पेट में दर्द की लहर उठी थी। इस वक्त ना जाने कहाँ से मेरी माँ आ गई और मुझे थाम लिया। सोनिया, लेटी रहो मेरी बच्ची। उनके लहजे में क्या था मैं समझ नहीं पाई थी, मगर मजबूरन मैं लेट गई, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे वजूद में किसी ने सुइयां चुभा दी हो।
फिर मेरी माँ ने जो कुछ मुझे बताया, मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैंने कहा, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। यह आप क्या कह रही है? मैंने बहुत मुश्किल से कहा, मगर मेरी माँ ने दोनों आंखों पर दुपट्टा रखी आंसू बहा रही थी। जब मैं बार बार पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया, सोनिया, मैं तुझे शुरू से सब कुछ बता दूंगी, फिर शायद तू अपनी माँ को माफ़ कर दे सके। उनका पूरा वजूद कांप रहा था, मगर मैं क्या करती, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और मेरी माँ अपनी कहानी सुनाने लगी। सोनिया बेटा, जब तू पैदा हुई थी ना, तभी तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया था। ना उसको कम खूबसूरत बीवी चाहिए थी और ना कम खूबसूरत औलाद चाहिए थी। तो मेरी ही तरह बदसूरत निकली। जैसे मैंने अपने दिल पर काबू किया और सब्र से काम लिया, सारी जवानी लोगों के काम काज करके गुजरी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। फिर मुझे एक जानी मानी ममता दाई के यहाँ काम मिल गया। मैं दिन भर उसके घर की साफ सफाई किया करती और बदले में मुझे चंद रुपया मिला करते। फिर जो औरतें डिलीवरी के लिए उसके पास आया करती, वह भी बच्चे की पैदाइश पर खुशी में मुझे रकम देने लगी। मैं उस काम से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने देखा, ममता दाई के पास एक औरत अपनी बहू को लेकर आई और कहा, ममता चाची, इसको जरा देखो, देख कर बताओ यह बांझ तो नहीं है। तब मैंने देखा, ममता दाई ने उस लड़की को बिठाकर उसके नाक में देसी घी डाला और फिर जोर से उसके पेट में काफी देर तक मालिश की, जैसे कुछ तलाश कर रही है। फिर बोली, तेरी बहू बांझ नहीं है, जो खराबी थी वह मेरी मालिश और देसी घी से ठीक हो गई है। अब तू देखना, इसी महीना या पेट से नहीं हुई तो मेरा नाम ममता दाई नहीं है। ममता दाई ने इतना विश्वास से कहा कि वह औरत एकदम खुश हो गई और ममता दाई को काफ़ी सारे नोट थमा गई और अगले ही माह उस लड़की की पेट से होने की खबर मिली। उस दिन मुझे बहुत यकीन हो गया और मैं ममता दाई से पूछ लिया कि यह सब क्या था। तब उसने मुझे यह राज बताया, जब मैं नाक में घी डालकर मालिश करती हूँ, लड़की की कोख से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और आराम से गर्भ ठहर जाता है। उस दिन मैंने सोच लिया, अब मैं यह हुनर जरूर सीखूंगी। मैं ममता दाई से कह दी, आज के बाद तू भले मुझे तनख्वाह मत देना, मगर मुझे यह हुनर सिखा दे। ममता दाई तो खुश हो गई, उसे अब मुझे तनख्वाह देना नहीं पड़ेगी। यूं मैं 1 माह के अंदर ही अंदर इस काम में माहिर हो गई। तब मैं पूरे मोहल्ले और खानदान में यह बात फैला दी कि मैं नाक में देसी घी डालकर बता देती हूँ कि वह बांझ है या नहीं, और इसी तरह मेरा काम चल निकला। मैं बहुत खुश थी। लोग शादी के दिन ही दुल्हन का इलाज करवाते और वह अगले ही माह वो पेट से हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक औरत ने अपने घर पर बुलवाया। मैं समझी वह भी इलाज के लिए बुला रही है, मगर उसने मुझे किसी और काम से बुलवाया था। मैं जैसे ही उसके बंगले में पहुंची, मैंने देखा वह एक आलीशान घर था। वह औरत एकदम कीमती कपड़े और जेवर पहने हुई थी। औरत ने मेरी बहुत अवभगत की और मेरे सामने 1 लाख रुपए रखकर बोली, मेरा एक छोटा सा काम है, मगर उसके बदले में हर माह यह पैसे दिया करूंगी। मैं तो रकम देखकर ही दंग रह गई। हर माह इतने सारे पैसे सुनकर मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। मगर मुझे काम क्या करना होगा, इस बात पर वह औरत मुस्कुराकर कहने लगी और बताया, वह एक स्त्री रोग महिलाओं की डॉक्टर है। अक्सर उसके पास ऐसी औरतें आती है जो माँ बनना चाहती है, मगर वह चाहती है मगर उसका बच्चा किसी और के कोख में पले, ताकि ना तो उनका वजन बढ़े और ना ही उनको कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उनका बच्चा किसी और के कोख में ट्रांसफ़र कर दिया करती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरे मरीजों का इलाज करेंगे ताकि वह एक ही माह में पेट से हो जाए। और उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरत में ही पड़ गई। पहले मैं न कभी ऐसा सुना था और न ही देखा था, लेकिन जब उसने सारा मामला समझाया तब मैं समझी, यह तो आजकल आम बात है। कोई भी गरीब औरत अच्छी खासी रकम के बदले उस बच्चे को 9 माह अपने कोख में पालती थी, फिर बच्चा उसके माता पिता को मिल जाया करता था। उस मैडम की हर केस में मैं उसकी मदद किया करती थी और मुझे हर माह 1 लाख रुपए मिल जाया करता था। मैं बहुत खुश थी, न घर का होश था और न ही अपनी बच्ची का। लेकिन फिर जब मुझे एक दिन उस मैडम ने एक दवाई दी और कहा, अगर मैं यह दवाई देसी घी में मिलाकर मरीजों के नाक में डालूं तो वह मुझे और ज़्यादा रकम देगी। मेरा लालच बढ़ने लगा। मैंने बिना सोचे समझे यह दवाई मिलाना शुरू कर दी। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था। मैं वही दवाई डब्बे में डालकर लाया करती थी और आते ही संदूक में छुपा दिया करती थी। लेकिन मैडम कभी कभी यह काम करने को कहा करती थी और एक दिन
वह हो गया था कि इस दवाई के नतीजे में मुझे मालूम हो गया था, अब यह काम मैं नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती, कैसे कर सकती हूँ। मगर मैडम ने उसके बदले में ज़्यादा रकम देकर खरीद लिया। मेरा ज़मीर बिक चुका था, मुझे अपनी मजबूरियाँ सब याद आने लगी कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था और मैं कैसे हालात में जवानी गुजारे थे। अब मैं भी अपने बेटी की अच्छी जगह शादी करना चाहती थी और उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए था, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, अच्छा दामाद भी। इसलिए मैंने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, गलतफहमी में मैं वही दवाई मिला हुआ देसी घी का डब्बा ले गई और गलती से उस दिन रेशमा के लिए वही दवाई मिला हुआ घी लेकर आ गई थी। और कुदरत ने शायद मुझे मेरे किए की सजा देना चाहती थी। तभी इत्तेफाक से रेशमा की जगह तू बैठी थी और मैं तेरे नाक में दवा डाल दी, और रात को जब तेरे पेट में लाल रंग के फोड़े बनना शुरू हुए तो मैं समझ गई तेरे साथ वही हो चुका था जो आज तक दूसरों के बहू बेटियों के साथ करती आई थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तेरा ऑपरेशन करना पड़ा और बच्चेदानी निकालना पड़ गए, क्योंकि उस दवा का जहर अंदर अंदर फैलता जा रहा था। अब तो हमेशा के लिए तू बांझ हो गई है मेरी बच्ची। यह कहते हुए मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी और मेरे आंसू मेरे अंदर कहीं गिरते जा रहे थे। मेरी माँ के किए की सजा मुझे मिल रही थी। मैं एक औरत होकर भी माँ बनने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। माना कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मगर मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे अपना आप अधूरा लगने लगा। वैसे भी मैं शक्लो सूरत में कोई खास नहीं थी। अब तो माँ बनने का हक भी छीन चुका था। मुझे अब कौन शादी करता। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं खामोश थी। मेरी माँ ने बताया कि डॉक्टर से कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से यह इलाज करवाने आते थे। कोई दुश्मनी में अपनी ही बहू को बांझ करवाने आती थी, तो किसी को अपनी सौतन के साथ यह सब करना होता था। हर तरह तरह के लोग आया करते और धोखे से किसी को बांझ बनाने के लिए भारी रकम दिया जाते। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं जो यह काम करवाते हैं, और कुछ लोग यह काम आसान कर देते हैं, जैसे कि मेरी माँ। उसके किए की सजा मुझे मिल गई थी, मगर मैं खुश थी। उस दिन जान से प्यारी मेरी दोस्त रेशमा बच गई, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। और शायद मुझे मेरी माँ का यह राज भी मालूम नहीं पड़ता। बस अब ऊपर वाले से दुआ करती हूँ मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरे और मेरी माँ को माफ़ी मिल जाए। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए मेरी माँ ने पुलिस को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया और वह सब महिलाओं की सच्चाई भी बता दी। ये सब की गवाह मेरी माँ थी। आज डॉक्टर के साथ मेरी माँ भी जेल में थी। उनको बस 6 माह की सजा हुई थी, क्योंकि वह बाकी लोगों की गवाह बनी थी। 6 माह बाद मेरी माँ रिहा हो गई। अब उसने सारे गलत काम छोड़ दी थी। फिर एक दिन मेरे लिए अमन का रिश्ता आ गया, जो उम्र में मुझसे 6 साल बड़ा था, लेकिन उसकी पत्नी को गुजरे हुए 10 माह हो चुके थे। उसका 1 साल का मासूम बेटा था जिसको माँ की ज़रूरत थी। फिर किसी ने मेरे बारे में बताया मैं माँ नहीं बन सकती, पर उस बच्चे को माँ बनकर पाल सकती थी। मैं शादी होकर अमन की ज़िंदगी में आ गई। मुझे मेरे सब्र का मीठा फल मिल चुका था। मेरा बेटा जिसमें मेरी जान बसती थी और अमन इतने अच्छे पति साबित हुए, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जितना ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं, उतना ही कम है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।